शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। सांसद दीपक बैज का भाजपा के खिलाफ बड़ा बयान, कहा झीरम सुपारी किलिंग में रमन और उनके मंत्रियों का हाथ। बीजेपी के सभी प्रकोष्ठ संयोजकों ने किया शपथ ग्रहण, मिशन 2023 के अभियान में जुटी बीजेपी, कार्यकर्ताओं में फूकी जान। सरपंच और चाचा ने नाबालिग को बनाया हवस का शिकार, पीड़िता ने न्याय दिलाने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लगाई गुहार। अब खबरें विस्तार से। बस्तर सांसद दीपक बैज ने भाजपा, आरएसएस और झीरम नक्सल घटना पर बड़ा बयान दिया है। सांसद ने कहा है कि आरएसएस नक्सली से भी ज्यादा खतरनाक है। झीरम की घटना एक सुपारी किलिंग थी। पुल और सड़क निर्माण के विरोध पर कहा कि भाजपा ग्रामीणों को बरगलाकर विरोध प्रदर्शन करवा रही है। गौरतलब है कि सांसद दीपक बैज ने भाजपा के 37 कार्यकर्ताओं का कांग्रेस प्रवेश कराया। इस दौरान सवाल किया गया कि दक्षिण बस्तर में आदिवासी ग्रामीण सड़कों पर आकर पुल, सड़क और कैंप खोले जाने का विरोध कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? इस पर सांसद बोले कि इस सबके पीछे भाजपा और आरएसएस का हाथ है। बीजेपी की कई ऐसी शाखाएं हैं जिसमें आरएसएस एक ऐसी शाखा है जो नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक है। झीरम में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा निकाली थी। यहाँ कांग्रेस के बड़े नेताओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन की लहर थम सी गई थी। बैस ने कहा कि झीरम कांड एक सुपारी किलिंग है, जिसके लिए सीधा सीधा तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह और उसके मंत्री जिम्मेदार हैं। अभी झीरम मामले की जांच चल रही है। 5 के अंदर में इसका परिणाम भी सामने आएगा, लेकिन इस मामले में लगातार केंद्र सरकार प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। प्रदेश सरकार एनआईए की जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार से मांग रही है, जिसे केंद्र नेता देना नहीं चाहते। कहीं न कहीं केंद्र जांच रिपोर्ट को प्रभावित करना चाह रही है। आरोपियों को कितना भी बचाने की कोशिश करें, आने वाले समय लोग बेनकाब होंगे। आरएसएस ऐसा शाखा है जो माओवादी से सबसे ज्यादा खतरनाक एक आरएसएस है। तो कहीं न कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर वहाँ के आदिवासियों को बरगला रहे हैं और सड़क पुल का विरोध कर रहे हैं। वो सफल नहीं होंगे। विकास चाहे सड़क पुल हो, विकसित होकर रहेगा गाँव और अंतिम गाँव तक हम विकसित करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भाई अगर साबित करे कहाँ माओवादियों का समर्थन रहा, कहीं न कहीं झीरम जैसे बड़ी घटनाएं हुई, क्या वहाँ सरकार शामिल नहीं थी? हम तो कहते हैं ये सुपारी किलिंग है और डायरेक्ट कहीं न कहीं मुख्यमंत्री यहाँ के मंत्रियों का हाथ है। उसके चलते और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं का हत्याएं हुई और कहीं न कहीं क्षति वो उसका आज भी कांग्रेस पार्टी भरपूर नहीं कर पाई है। तो इस तरह से आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे का काम है। ये भारतीय जनता पार्टी की चरित्र और चेहरा बेनकाब हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है, सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। सरकार का एक ही लक्ष्य है कि हम अंतिम व्यक्ति तक हम विकास पहुँचाएं, उस पर काम कर रही है। मंगलवार को गणतंत्र दिवस है। प्रति वर्ष इस समय पूरा देश देशभक्ति में सराबोर नजर आता है, किंतु इस बार कोविड-19 ने इसका रंग कुछ फीका कर दिया है। राजधानी रायपुर में भी प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस के दिन पुलिस परेड ग्राउंड में कई रंगारंग आयोजन किए जाते थे। सप्ताह भर पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती थी, रिहर्सल शुरू कर दिए जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने नहीं मिल रहा है। पुलिस परेड ग्राउंड के अलावा और भी कई शासकीय कार्यालयों और बंगलों में इस दिन विशेष आयोजन होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने नहीं मिल पाएगा। बता दें कि कोरोना के चलते इस बार आम जनता के लिए पुलिस परेड ग्राउंड नहीं खुलेगी। इसकी जानकारी देते हुए लाइन सीएसपी एमएस चंद्रा ने बताया कि कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन के मुताबिक इस बार के आयोजन किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हर बार की तरह इस बार परेड का आयोजन नहीं किए जाएंगे। पिछली बार हुए स्वतंत्रता दिवस की तरह ही इस बार भी केवल गार्ड ऑफ ऑनर और तिरंगे को सलामी दी जाएगी और राज्यपाल का उद्बोधन होगा, जिसके बाद कोरोना काल के दौरान रायपुर जिले में बेहतर कार्य करने वाले 10 लोगों को भी इस दौरान सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रति वर्ष की भांति इस बार आम जनता के लिए प्रवेश नहीं रहेगी। कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हो रहा है। इसमें परेड नहीं होगा, इस बार केवल गार्ड ऑफ ऑनर होगा जैसे लास्ट टाइम हुआ था, और 2 फाइल में होगी, वो केवल सलामी होगी तिरंगे झंडे को, और गवर्नर मैडम आएगी सलामी के लिए। उसके पश्चात जो उद्बोधन भाषण होता है वो होगा, और उसके पश्चात जो कोविड में 10 लोग प्रमुख लोग जो काम किए हैं रायपुर ज़िले से, उन लोगों को प्रशासन के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उसके पश्चात समापन हो जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर जमकर चुटकी ली है।
भूपेश बघेल ने बड़े ही चुटीले अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि रमन खाली बैठे हुए हैं, इसलिए फुर्सत के पलों में ट्वीट ही करते रहते हैं। उन्होंने सीधे प्रहार करते हुए कहा कि दिल्ली वाले रमन को अब भूल गए हैं, यही कारण है कि किसी भी राज्य के चुनाव में उन्हें नहीं भेजा जा रहा है। दरअसल पिछले कई दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ट्विटर पर लगातार कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं और इसी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। सीएम भूपेश यही चुप नहीं हुए, उन्होंने तो रमन सिंह को नकली किसान भी कह डाला। किसान बनने के लिए लाल गमछा सिर पर बांधना ही काफी नहीं है, कमर में गमछा भी पहनना पड़ता है। वहीं बीजेपी नेताओं पर बिफरते हुए सीएम भूपेश ने कहा कि किसान न्याय योजना को केंद्र बोनस मान रही है, ऐसे में बीजेपी नेताओं को तो ये रकम लेना ही नहीं चाहिए। रमन सिंह जी सब अपने समय की बातें याद आ रही, खाली बैठे हैं, उनके पास अब कोई काम रहा नहीं, दिल्ली में उनको कोई पूछता नहीं, वो दिल्ली वाले कोई काम देते नहीं। अभी 5-5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसकी ड्यूटी कहीं लगी नहीं है, तो ऐसे में खाली बैठे बैठे क्या करेंगे। पुरानी बातें याद आती है तो उसे ट्वीट कर देते हैं। तो चाहे वो धान खरीदी में गड़बड़ी करने की बात हो, उसी शासनकाल में वो 15 लाख किसान उसे रजिस्ट्रेशन होता था, 12 लाख किसान धान बेचते थे, 50-60 लाख मीट्रिक टन धान वो बेचते खरीदते थे। आज जब 80 लाख से हमने शुरू किया, 80 लाख 83 लाख और अभी धान खरीदी बंद नहीं हुआ, 86 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुका है। तो रमन सिंह जी से पूछना चाहते हैं कि भाई आप दिल्ली की सरकार कहते हैं कि निजी मंडियों में बेचें तो आय दुगुना हो, तो आय दुगुना करने के लिए उन्होंने मक्का का ट्वीट भी किया है, तो धान भी बाहर में बेच लेते, क्यों यहाँ शासन की योजना का लाभ ले रहे हैं। और फिर रमन सिंह जी बताएं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना को भी बोनस मान रहे हैं भारत सरकार, उसके मंत्री जी कह रहे हैं बोनस। छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मी अब तेज हो गई है। प्रदेश में अब मिशन 2023 के लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी ने अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने अपने सभी प्रकोष्ठ के संयोजकों की नियुक्ति करने के बाद उन्हें पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा से कार्य करने की शपथ दिलाई है, ताकि आने वाले समय में प्रदेश की सत्ता की बागडोर भाजपा के हाथ हो। अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रदेश के बूथ स्तर कार्यकर्ताओं के माध्यम से कांग्रेस सरकार की नाकामी व घोषणा पत्र में किए गए वादों के मुद्दों को लेकर आम जनता तक पहुंचने का कार्य करने वाली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अब सत्ता में बैठी सरकार को घेरने की राजनीति गांव से लेकर शहर तक बनाई जा रही है। इधर नए प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के निर्देश का भी पालन बीजेपी कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश प्रकोष्ठ संयोजकों को शपथ भी दिलाई गई, जिसमें 14 प्रकोष्ठ का पदभार ग्रहण कराया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने प्रकोष्ठ पदाधिकारियों से कहा कि वे अपने अपने क्षेत्र में जनता को होने वाली परेशानियों के लिए जनता के साथ खड़े होकर संघर्ष करें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए वंचित वर्ग को आगे लाने का प्रयत्न करें। नवनिर्मित सैनिक प्रकोष्ठ के संयोजक से उन्होंने आह्वान किया कि हमारे देश की सेवा करने वाले जवानों की चिंता व उनके भविष्य के उत्थान के लिए कार्य करें। वहीं इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ प्रदेश भर के जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी न केवल एक राजनीतिक संगठन है, बल्कि अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन बखूबी करना जानती है। उन्होंने समाज के सभी अंगों को आगे लाने के लिए विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन किया है, जिसके माध्यम से हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेगा। और 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे। अपना जो भी वो संगठन खड़ा करना होगा सब खड़ा करेंगे और पूरी तैयारी के साथ 2023 के लिए जुट जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 70 विधायकों के साथ बहुमत की सरकार बनाने में सफल रही और उनका 5 साल तक कार्यकाल चलेगा। वहीं प्रदेश के राजनीतिक पार्टी अपने अपने स्तर पर आने वाली आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी में कमर कसने लगे हैं। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद बीजेपी आज 14 विधानसभा में विधायक बनाने में सफल हुई है। भाजपा प्रदेश में अपने खोई हुई ताकत को फिर से वापस लाने के लिए अभी से जुट गई है।
हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन 2023 के चुनाव में बाजी मारेगा। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ तिलक देवांगन की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ जिले के सारंग और विकासखंड के ग्राम नंदेली में आयोजित अखिल भारतीय रामनवमी महासभा बड़े भजन मेला में शामिल हुए। उन्होंने जय स्तंभ की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सारंगगढ़ में 50 बिस्तर अस्पताल निर्माण, कोसीर को उप तहसील बनाने और भड़ीसार में जलाशय निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री बघेल ने संत कबीर के दोहे मोको कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में का उल्लेख करते हुए कहा कि रामनामी समाज के लोगों ने अपने शरीर में राम का नाम गुदवाकर कहीं बाहर ईश्वर को खोजने की बजाय उन्हें खुद में स्थापित कर लिया है। उन्होंने कहा कि रामनामी समाज के लोग कठिन साधना करते हैं, पूरे शरीर में राम का नाम गुदवाते हैं, ओढ़नी भी राम नाम की ओढ़ते हैं। प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को संजोने, संवारने व आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। लगभग 135 करोड़ खर्च कर राम वन गमन पथ का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें इस वर्ष 9 जगहों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि यह मेला हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। यह देश की आजादी से पहले से ही आयोजित होता आ रहा है। इस वर्ष आयोजन का 112वां साल है। रामनामी समाज की साधना सामाजिक मजबूती का संदेश देती है। सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने कहा कि रामनामी समाज के लोगों का भक्ति मार्ग अद्वितीय है, कड़ी साधना व सामाजिक प्रेम का संदेश मिलता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में सरकार अपने वादों को पूरा कर रही है। अपने घोषणा के अनुसार कर्ज माफी की और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए पूरे देश में धान की सर्वाधिक कीमत छत्तीसगढ़ में मिल रही है। एक रिश्ता से बन गए रामनामी समाज के साथ बहुत सहज सरल और मिलनसार होते हमारे रामनामी समाज के मन। पूरा शरीर में गोदना भी गुदवाते और कपड़ा भी ओढ़े थे, ते में भी राम राम रहते दिखे रहते। तो राम नाम के जन महामंत्र है तेला पूरा शरीर में धारण किए हुए है। और वैसे भी कहे गए कि राम से बड़े राम के नाम, कावर के राम लिख दे से ही पथरा तक तौरेल धर लेते। तो राम से बड़े राम के नाम है। और आज ये रामनामी समाज हर साल एक आयोजन होते, मैं बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। रामला हम साकार रूप में भी भस्तन और निराकार रूप में भी भस्तन। तो आज एक समय रही से जब हम अल्लाह मंदिर में प्रवेश नहीं करन देत रही से, पूजा पाठ नहीं करन देत रही से, ऐसा समय में सियान मन पुरखा मन पूरा शरीर ल तन लही राम नाम गोदवा के, राम राम गोदवा के ये तन लही मंदिर बना दिस। छत्तीसगढ़ के सभी नेशनल हाईवे में रोजाना दुर्घटना होना आम बात हो गई है। वहीं राजधानी रायपुर से गुजरने वाली रिंग रोड नेशनल हाईवे 6 में आज सुबह सुबह रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेलीबांधा थाना के सामने हुई दुर्घटना में फुटपाथ के ऊपर फूलों के पौधे और गमला बेचने वाले का परिवार बाल बाल बच गया। वहीं तेज रफ्तार कार डिवाइडर में चढ़ने से ऊपर रखे दर्जनों गमले चपेट में आने से चकनाचूर हो गए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। देश भर में महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रहे अपराध थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के पाटन के मर्रा गांव से आया है। पीड़ित युवती ने गांव के सरपंच और उसके चाचा पर यौन शोषण का मामला पुलिस थाने में दर्ज करवाया है। इधर इस मसले पर जोगी कांग्रेस ने अब हस्तक्षेप करते हुए सीएम भूपेश से मामले पर संज्ञान लेने गुहार लगाई है। छत्तीसगढ़ में यौनाचार का मामला कम होता नजर ही नहीं आ रहा है। हालांकि सरकार इसे सिरे से नकार रही है। बीते दिनों दुर्ग के पाटन के मर्रा गांव में गांव के सरपंच और युवती के चाचा ने मिलकर नाबालिग युवती से लगातार साल भर यौन शोषण किया। साथ ही पीड़िता के 6 महीने बच्चे का गर्भपात भी करवा दिया। जब पीड़िता ने पुलिस में मामला दर्ज करने की बात कही तो उसे धमकी भी दी गई।
पीड़ित नाबालिग गरीब युवती ने पूरा मामला बताते हुए कहा कि मर्रा गांव के सरपंच और उसके चाचा ने साल भर लगातार यौन शोषण करके सिलारी के प्रदीप हॉस्पिटल में उसके 6 महीने के बच्चे का गर्भपात भी करवाया है। आरोपी सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग करके पीड़िता के लकवाग्रस्त और बुजुर्ग दादा का निराश्रित पेंशन बंद करके परिवार को भूखा भी रखा। आरोपी सरपंच के जीजा ने पीड़िता के मजदूर पिता को शिकायत वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। धमकी के बावजूद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए दुर्ग पुलिस से परिवार को सुरक्षा करने की मांग की है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से न्याय दिलाने की मांग की। 16 साल के रहूँ तब मैं काम में जाती रही महबूब खान घर, तो ओम प्रकाश ठाकुर भी जाती वहाँ काम में, तब खेती किसानी सब जन जाती, तब धान वान लगा कहान तहान कुट्टी पैरा में ओम प्रकाश ठाकुर मोला बोले कि गाय दे दे कि तब मैं दे हाबो, तब ओम प्रकाश ठाकुर पीछे डाल लाग मन मुँह कान बांध के गलत काम करिस मोर साथ। ओकर बाद मामा ले बताऊँ बोले तो ओम प्रकाश ठाकुर जानसन में मारे कोशिश करत रही, तब भी माँ बाप ने कुछ नहीं बताऊँ, तब लगातार मोर सन गलत काम करी से, तब फलेश्वर ठाकुर भी मोर सन गलत काम करे बर कोशिश करे है सर। हर तरफ से निराश होने के बाद पीड़िता ने जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी से उनकी मदद करने की गुहार लगाई, जिसके बाद जनता कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने पीड़िता को आश्वासन किया। अमित जोगी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है। साथ ही अपनी 1 महीने की विधायक पेंशन युवती को मदद के तौर पर देने की बात कही। 26 दिन हो गए हैं, आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने पीड़िता और उसके परिवार को अभी तक सुरक्षा मुहैया नहीं कराई है। जो पीड़िता के 6.5 महीने के बच्चे का ज़बरदस्ती गर्भपात किया गया वो सीधे सीधे हत्या की श्रेणी में आता है। 6.5 महीने के नवजात शिशु की हत्या करना, भ्रूण हत्या करना, ये एक मर्डर है। तो 302 का भी अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए था, ये नहीं किया गया है। ये सब मांगों को लेकर अगर ये इस हफ्ते तक पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो पीड़िता की तरफ से हम लोग सोमवार को ही माननीय उच्च न्यायालय में हेबियस कॉर्पस की रिट लगाएंगे और मांग करेंगे कि आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के द्वारा कराई जाए। वैसे तो सरकार महिला सुरक्षा के लिए नई नई योजनाओं के तहत काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी सरपंच ऐसे दुष्कर्म पर शामिल हो रहे हैं। अब समय बताएगा कि मामला दर्ज होने के बाद सत्ताधारी सरपंच पर कार्यवाही होती है या फिर पीड़िता मन मसोर कर रह जाती है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हुए लगभग 2 महीने वक्त पूरा होने वाला है। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या पिछले साल के किसानों से ज्यादा है। यही कारण है कि इस साल छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का पिछले 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। रायपुर जिले में पिछले साल की तुलना में इस साल किसानों से 20% ज्यादा धान की खरीदी की गई है। इस साल प्रदेश के कुल 1,21,671 किसानों का पंजीयन कराया है, जो पिछले साल के किसानों की तुलना में 4,996 ज्यादा है। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ के 1,16,675 किसानों ने पंजीयन कराया था। जिले में इस साल 1,15,605 पंजीकृत किसानों में से अब तक लगभग 4,77,000 मीट्रिक टन ज्यादा धान का उपार्जन किया गया है। धान खरीदी के रिकॉर्ड का ग्राफ हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 22 जनवरी तक प्रदेश में 86,50,164 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। अब तक राज्य के 16,83,658 किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है। राज्य के मिलर्स को 28,85,825 मीट्रिक टन धान का डीओ जारी किया गया है। आपको बता दें कि मिलर्स ने अब तक 26,06,203 मीट्रिक टन का उठाव कर लिया है। इसे लेकर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि
धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू हुई है और हमारी सरकार ने अनुमान रखा था कि 31 जनवरी तक कुल 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीद ली जाएगी, लेकिन अब रुझानों को देखकर यही लगता है कि यह आंकड़े हम जल्द ही पूरा कर लेंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कुल 86,50,165 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार के बिना मदद के हमारी सरकार ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह सचमुच एक बड़ी चुनौती थी जिसे हमने हासिल किया है। धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू हुआ है और 31 जनवरी तक करने का जो समय निर्धारित किया गया था उसमें ऐसा लग रहा है कि रुझान को देख करके कि हम बहुत जल्दी जो अनुमान था उसको पूरा कर लेंगे। आज की तिथि में जो प्रदेश में किसानों ने 21,45,000 किसानों में से 19,83,358 किसानों ने अपना धान बेचा है। कुल 86,50,164 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। इतने बड़े जो आंकड़े हैं वास्तव में केंद्र सरकार के द्वारा बिना मदद किए, बिना बारदाना दिए और पुराने बारदाने से ही धान खरीदी संपन्न हो गया, ये बहुत बड़ा चुनौती था। और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विश्वास, किसानों के प्रति प्रेम, इस काम को पूरा किया है। बहरहाल प्रदेश में अब केवल 1 सप्ताह ही धान खरीदी शेष है और राज्य सरकार अपने आंकड़े को लेकर जहां आश्वस्त है तो वहीं भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार करने को भी पीछे नहीं है। अब आखिरी समय में वास्तविक आंकड़ा ही बताएगा कि कितने सरकार इससे लाभान्वित हुए हैं। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, द न्यूज रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना मरीजों के मिलने का आंकड़ा घटकर और नीचे आ गया है। प्रदेश में 300 मरीजों की पहचान हुई है। वहीं रायपुर जो मरीजों के मिलने के मामले में लगातार आगे चलते आ रहा था, वहां भी काफी कम होकर 46 मरीज ही मिले हैं। रायपुर का आंकड़ा दुर्ग के आंकड़े से कम रहा है। दुर्ग में 49 मरीज मिले। इधर प्रदेश में 7 लोगों की मौत की खबर भी है। पूरे प्रदेश में अब तक संक्रमितों की संख्या 2,96,626 हो गई है। वहीं डिस्चार्ज मरीजों की संख्या 2,88,066 है। इस तरह प्रदेश में अब तक एक्टिव मरीज 4,943 रह गए हैं। राजधानी में प्रति वर्ष आयोजित किए जाने वाले नेशनल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन इस बार भी किया गया है। कोरोना की भीषण महामारी के दौरान भी पिछले 1 माह से ये आयोजन सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। रायपुर की ग्रास मेमोरियल ग्राउंड में लगी एक्सपो 31 जनवरी तक ही रायपुर वासियों के लिए खुला रहेगा। लोगों का अच्छा रिस्पांस अब तक इस एक्सपो में देखने मिला है। बात करें यहाँ मौजूद वस्तुओं की तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र के मशहूर वस्तुएं जैसे पंजाब के कपड़े, कश्मीर के शॉल, हस्तशिल्प, धातु की मूर्तियां और भी अनेकों प्रकार के सामान लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में प्रति वर्ष आयोजित होने वाले नेशनल हैंडलूम एक्सपो आज फिर एक बार राजधानी रायपुर के प्रदेशवासियों के बीच लाया गया है। आप देख सकते हैं ये गॉस मेमोरियल का मैदान है जहां पर ये नेशनल हैंडलूम एक्सपो पिछले 1 माह पहले से लगाया गया है, जहां अब भी जो लोगों की भीड़ है वो खासी तौर पर देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर माहौल है, तरह तरह से लोग जो हैं यहाँ पर खरीदारी करने आ रहे हैं। तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है, चाहे बात करें हम ठंडियों के स्वेटर की या फिर कपड़ों की या चाबी की रिंग की या मूर्तियों की, तमाम तरह की चीज़ें इस दौरान इस बाज़ार में, इस हाट में आपको देखने को मिल सकती है। निश्चित तौर पर एक बड़ा यहाँ पर बाज़ार के रूप में रायपुर वासियों को यहाँ पर सरकार उपलब्ध कराती है और एक बार फिर यहाँ पर 1 माह से जो गॉस मेमोरियल मैदान है वहाँ पर ये नेशनल हैंडलूम एक्सपो जो है लगाया गया है और आज
एक माह से ज़्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पर ठीक उसी तरह की भीड़ यहाँ पर जो ख़रीदार हैं उनकी देखी जा रही है। आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि किस तरह के यहाँ पर रौनक जो है इस बाज़ार में दिख रही है। इसके अलावा बात करें जिस तरह से यहाँ और भी बाज़ार जो लगाए जाते हैं उनके अपेक्षा यहाँ पर काफ़ी भीड़ जो है देखी जाती है। जिस तरह से और भी यहाँ के चीज़ों की बात करें तो चप्पल, जूते, इसके अलावा शॉल और बच्चों से जुड़ी कई सारी चीज़ें इस बाज़ार में उपलब्ध कराई गई है। निश्चित तौर पर एक बड़ा यहाँ पर मार्केट लोगों के बीच है और काफ़ी तौर पर ये मार्केट है वो लोगों को पसंद भी आ रहा है। बहुत अच्छा मॉल मिल रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है सर। इसमें हमारा भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमारे को रायपुर में। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ सर रायपुर में। बहुत अच्छा मॉल है, बहुत अच्छी वैरायटीज़ है हमारे पास भी, क्राउड भी अच्छा है, खरीद भी रहा है, कस्टमर बहुत अच्छा खरीद रहा है। नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, कोरोना के बाद भी कस्टमर परचेसिंग कर रहा है बहुत अच्छे से। यहाँ पे एक्चुअली हाँ काफ़ी अच्छा मार्क लगा, लेकिन कोरोना की वजह से जो जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से रिस्पांस नहीं मिल रहा है। लेकिन अब ये एक हफ़्ता और बढ़ गया है, अब ये कस्टमरों को और एक मौका मिलेगा मतलब यहाँ पे आने के लिए। और यहाँ पे आपको थोड़ी डिफरेंट वैरायटीज़ मिलेगी, जो कश्मीरी शॉल बनता है, सूट बनता है, साड़ीज़ बनती है, तो अलग अलग वैरायटीज़ बनेगी। मुंबई में हुए लॉकडाउन ने घर वापसी का मौका दिया, वरना अर्थ के युग में लाखों का पैकेज छोड़ कौन लौटता है। बस्तर की आकांक्षा और मीना देहारी जो बतौर मुंबई के बड़े होटलों में सालों से बतौर शेफ का काम लाखों के पैकेज में कर रही थी। कोरोना की वजह से मुंबई में लॉकडाउन की नौबत आने और बढ़ते संक्रमण ने इन दोनों को घर वापसी की राह दिखाई। अब ये जगदलपुर में एक छोटा कैफे चला रही हैं। भैया जी के नाम से इनके कैफे में किफायती भाव में नाश्ता और टिफिन की व्यवस्था है। इसके अलावा ये स्थानीय आदिवासी महिलाओं को जोड़ उन्हें भी महानगरों में लोगों के बीच लोकप्रिय खाद्य सामग्रियों के बनाने की विधि का निःशुल्क प्रशिक्षण दे उन्हें ट्रेन कर रही हैं। इनका कहना है कि धन्यवाद कोरोना और उनकी वजह से हुए लॉकडाउन को, जिसने इन्हें अपने घर आने का रास्ता दिखाया, वरना आज जब पैसे का बोलबाला है तब कौन लाखों रुपए के पैकेज को छोड़ने की हिम्मत दिखा सकता है। आज कम आमदनी के बावजूद इनमें संतुष्टि है कि जो सुख खुद के शहर और अपने घर में है उसके आगे लाखों की कोई अहमियत नहीं है। तो मैं मुंबई में काम कर रही थी मास्टर शेफ के साथ, तो मेरा अभी लॉकडाउन के कारण अभी उधर जाना नहीं हुआ, तो मैं काम मेरे को नहीं था तो पता कि काम के लिए तो मैं काम कर रही हूँ अभी जगदलपुर में। तो अभी चल रहा है काम हमारा अच्छे से। छोटा सा हम लोग जैसे होटल खोले हैं तो उसमें दूसरे भी महिलाओं को सिखा रहे हैं, कर रहे हैं, अच्छा से चल रहा है। मुंबई में आपको कितना पैकेज मिल? जाते जाते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सांसद दीपक बैज का भाजपा के खिलाफ बड़ा बयान, कहा झीरम सुपारी किलिंग में रमन और उनके मंत्रियों का हाथ। बीजेपी के सभी प्रकोष्ठ संयोजकों ने किया शपथ ग्रहण। मिशन 2023 के अभियान में जुटी बीजेपी, कार्यकर्ताओं में फूकी जान। सरपंच और चाचा ने नाबालिग को बनाया हवस का शिकार, पीड़िता ने न्याय दिलाने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लगाई गुहार। इसी के साथ ही आज के प्रदेश खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ के साथ। नमस्कार।